अब हम कंसिडर करेंगे एक जनरल केस। अब ये जो पोजीशन है m, ये ना तो इक्वेटोरियल पोजीशन है और ना ही ये एक्सियल पोजीशन है, तो ये जनरल केस हो गया या आर्बिट्री पोजीशन इसको बोल दो। अब इस m पॉइंट पर इस टोटल डाइपोल की वजह से नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आना चाहिए वो हमने कैलकुलेट करना है। अब इसको ध्यान से सुनिए जरा। ये नेगेटिव चार्ज हो गया पोजीशन A, पॉजिटिव चार्ज हो गया पोजीशन B। पूरी टोटल डाइपोल लेंथ जो होती है वो होती है 2a और उसका हाफ कर दिया a। O जो है वो जैसे कि नॉर्मल पिछले दोनों केसेस में करा, इसमें भी O जो है वो सेंटर पोजीशन है और सेंटर पोजीशन से लेकर के M पोजीशन तक का जो डिस्टेंस है वो R है। हर बार हमने ऐसे ही करा है, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज क्या आ रहा है कि ये थीटा एंगल हम कंसिडर कर रहे हैं। एक्सियल पोजीशन में हमने कोई एंगल नहीं बनाया, इक्वेटोरियल पोजीशन में हमने थीटा की वैल्यू 90 कंसिडर कर ली। यहाँ पर एक जनरल केस है इसलिए यहाँ एंगल हमको थीटा कंसिडर करना है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सिंपल कैलकुलेशन से, उसके बाद हम इन डेप्थ जाएंगे इसके। देखिए टोटल पोटेंशियल क्या होना चाहिए हमारा, VA प्लस VB। हर बार हमने ऐसे ही करा है, तीसरे केस में भी हम ऐसे ही कर रहे हैं। पहला चार्ज है नेगेटिव, तो हमने लिख दिया K इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक, ये पॉइंट A है, ये है पोजीशन M, तो टोटल डिस्टेंस हो गया AM। उसके बाद प्लस करना, ध्यान रखिए टोटल पोटेंशियल हमेशा प्लस करके करा जाता है। लेकिन हाँ ये बात ठीक है कि नेगेटिव और माइनस साइन और प्लस साइन मल्टीप्लाई होकर के, नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होकर के तो नेगेटिव आ जाता है, लेकिन करना आपने अलजेब्रिक सम है। तो अब सेकंड पोजीशन का जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा K इंटू क्यू डिवाइडेड बाय BM। सिंपल है। अब इसमें कुछ कॉमन आता है, K कॉमन आता है और चार्ज कॉमन आता है। यहाँ पे बचा माइनस का 1/AM और यहाँ पे 1/BM पॉजिटिव का। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो लिख सकते हो K Q, नेगेटिव वैल्यू को बाद में कर दो, पॉजिटिव वैल्यू को पहले कर दो, तो 1/BM माइनस 1/AM। अब K का वैल्यू तो हम सब जानते हैं 1/4πε0, है ना। बाकी अगर हम AM का वैल्यू कैलकुलेट कर लें और BM का वैल्यू कैलकुलेट करें, हमारा आंसर आ जाएगा ना, है ना, है ना। सिंपल। हमने टोटल वैल्यू लिखी, टोटल फॉर्मूला लिखा हमने, उसके बाद सिर्फ हमने ये करना है कि AM और BM की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। AM यहां से लेकर के यहां तक कितना होने वाला है, BM यहां से यहां तक कितना होने वाला है, ठीक है। नाउ AM और BM कैलकुलेट करने में थोड़ा सा हमको एजम्पशन कंसिडर करना पड़ेगा। एजम्पशन का मतलब जो हम लेट करके चलते हैं। अब जहां पे आप एजम्पशन का वर्ड यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे वहां पे ध्यान रखिए कि एक्यूरेसी नहीं आने वाली है, लेकिन आप नियर टू एक्चुअल वैल्यू वहां तक पहुंच जाओगे। मतलब जितना ज्यादा नजदीक आप जा सकते हो एक्चुअल वैल्यू के, वहां तक आप पहुंचने की कोशिश करोगे। असल में एक्चुअल वैल्यू कभी आता नहीं है एज्यूम करके, ठीक है, ये याद रखिए। लेकिन इस केस में परमिटेड है, आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपने क्या कंसिडर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। इसको थोड़ा सा आप आगे बढ़ाइए, यहाँ तक थोड़ा सा नीचे की तरफ आगे बढ़ाना है। अब ये एंगल थीटा होगा तो जाहिर है ये भी एंगल थीटा होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब आप क्या करो कि ए पोजीशन से यानी कि ए पॉइंट से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, सिमिलरली बी पॉइंट से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये ध्यान रखिएगा, आपने ये दोनों केस कंसिडर करके चलना है। और हमने जैसे पहले बताया कि हमें एजम्पशन लेके चलेंगे यहाँ पे, वो आगे बताऊंगा क्या हमने एज्यूम करा है। ध्यान से देखिए, यहां से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और यहां से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो गए। देखिए ये एंगल दोनों का सेम है, 90 सेम है, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी सेम है। और ये हम मान के चल रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम है, ठीक है। अब ये जो मैंने डार्क करा है ये वैल्यू कैलकुलेट करने वाला हूं मैं। ये ट्राइंगल हमने लिया यहाँ पर, ये पॉइंट है B, ध्यान देना ये बहुत ज़रूरी है। B, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ऐसा करते हैं N, ये हो गया N, और ये हो गया हमारे पास A, और ये पोजीशन हमारी 90 डिग्री की है, ये डिस्टेंस हमारा A है, और ये है पोजीशन O। ये जो डार्क करा है ना मैंने, ये वही वाली एरिया है, वही वाली लेंथ है जो यहाँ पर डार्क करी है। अब ये 90 डिग्री है, ये A है, ये हो गया एंगल हमारा थीटा, ठीक है। नाउ आप जानते हैं कि कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन है इसलिए इसको ध्यान समझना अच्छे से। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस होता है एंगल वाली साइड, यानी कि कॉस थीटा हमने ऐसे लिखा, बेस हो गया ON और हाइपोटेन्यूज होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड। ये 90 हो गया, अब ये 90 के सामने वाली साइड हो गई A, तो हाइपोटेन्यूज हमारा हो गया A।
एंगल वाली साइड को बोलते हैं बेस और 90 डिग्री के सामने वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। अब ओ एन की वैल्यू यहां से कितनी मिली, ओ एन कितना मिला आपको, ए कॉस थीटा। ये जरूरी पॉइंट है। तो ओ से लेकर के एन तक मैं क्या लिख सकता हूं, ए कॉस थीटा। ये यहां से सिमिलरली ओ से लेकर के ये एन है, इसको मैं नाम दे देता हूं एक्स। ओ से लेकर के एक्स भी होगा ए कॉस थीटा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे और ये जो डिस्टेंस होगा वो ही ये वाला डिस्टेंस होगा। ये याद रखिए, ओ एन की वैल्यू ए कॉस थीटा, ये आपको कैलकुलेट करना ही है। और इसी के ऊपर अब ये डिसाइड होगा कि हम एजम्पशन क्या करने वाले हैं, उसके ऊपर जरा ध्यान देना ना। अब ध्यान से सुनिएगा, एजम्पशन क्या होने वाला है। हमको एक्चुअली चाहिए ए एम की वैल्यू और बी एम की वैल्यू। अगर ये दोनों वैल्यूज हम इस डायग्राम का यूज करके निकाल देते हैं, ए एम और बी एम, ये दोनों वैल्यूज अगर हम इस डायग्राम का यूज करके कैलकुलेट कर लेते हैं, इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब ए एम और बी एम आएगा कैसे, उस पर ध्यान दीजिएगा। ऐसा है, ये हम एज्यूम करके चलेंगे कि ये ए एम और ये एक्स एम दोनों लेंथ बराबर है। ए एम इज इक्वल टू एक्स एम, हम ये मान के चलेंगे। एक्चुअल में दोनों इक्वल नहीं होंगी एग्जैक्ट, बट अप्रोक्सीमेटली हम दोनों को इक्वल कंसिडर करेंगे। सिमिलरली हम बी एम और एन एम, ध्यान दीजिएगा एन ये वाला पॉइंट है, एन एम और बी एम हम इन दोनों को इक्वल मान के चलेंगे। यानी कि बी एम इज इक्वल टू एन एम, बी एम और एन एम दोनों बराबर हो गई। इसी तरीके से एक्स एम और ए एम दोनों बराबर हो गई। तो ये फॉर्मूला जो हमने यहां पर लिखा था, अगर हम इसको और सिंप्लीफाई कर दें, v इज इक्वल टू के क्यू 1 अपॉन बी एम की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, एन एम माइनस 1 अपॉन ए एम की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, सॉरी ए एम की जगह पे मैं लिख सकता हूं एक्स एम। अब हमारा ये फॉर्मूला हो गया जिसको हमें सॉल्व करके लाना है। अगर हम इसको सॉल्व कर देते हैं अब हमारा आंसर हो जाएगा। और ये बहुत आसान है, कैसे, देखिए v इज इक्वल टू के क्यू 1 अपॉन, नाउ एन एम क्या है, यहां से लेकर के o से लेकर के m तक का डिस्टेंस कितना था, r। o से, ये ध्यान देना है, बहुत जरूरी पॉइंट है, o से m तक का डिस्टेंस जो है वो टोटल r है और ये वैल्यू है a cos थीटा। तो r में से जब पूरे r में से जब a cos थीटा लेस हो जाएगी तो इतनी वैल्यू हमको मिलेगा। प्लीज थोड़ा ध्यान दें, O से लेकर के M तक का डिस्टेंस है हमारा R और R में से हमने A cos थीटा इसको लेस कर दिया तो हमको मिल गया NM। तो यहां पर हम लिख देंगे R माइनस A cos थीटा, बीच में माइनस का साइन। अब आ जाइए XM के पास, XM की वैल्यू क्या होगी, R यहां तक था, O से लेकर के M तक R में A cos थीटा ऐड कर दो तो बन जाएगा XM। तो ये हो गया R प्लस A cos थीटा। बस अब हमको इसको सिंपलीफाई करना है और वो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अब हमको एलसीएम लेना है और जो भी आगे कैलकुलेशन होगी वो कैंसिल होती चली जाएगी। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान दें। v इज इक्वल टू के क्यू, एलसीएम आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये एलसीएम हो गया। ये वैल्यू इस तरफ आ जाएगा, ये वैल्यू इस तरफ आ जाएगा। एलसीएम लेना आप जानते हैं, r प्लस ए कॉस थीटा, बीच में माइनस का साइन, r और माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का ए कॉस थीटा। मैंने एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया है, अब एक स्टेप बढ़ा के भी कर सकते हो। v इज इक्वल टू के क्यू, अब ये माइनस आर और प्लस आर कैंसिल हो गया, ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा बन गया 2a कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फाइनली बन जाएगा v q इंटू 2a, दोबारा से ध्यान दें, q इंटू 2a बन गया डाइपोल मोमेंट, तो ये बन गया के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आंसर आता है, k का वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से। ये आंसर आता है टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी आर्बिट्री पॉइंट। अब मैं आपको करके दिखाता हूं कि इस फॉर्मूले के हिसाब से एक्सियल पोजीशन पे क्या आंसर आएगा और इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या आएगा। देखिए, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इस तरीके से, ये लाइन है हमारी पूरी, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये एक्सियल पोजीशन बन जाएगी। समझ आ रहा होगा, ये टोटल जनरल केस है और इसको मैंने ऐसे कर दिया तो ये बन गया एक्सियल पोजीशन। यानी कि एक्सियल पोजीशन पे एंगल कितना हुआ, 0। ऐसे करके ऐसे गए हम एक्सियल पोजीशन की तरफ, एंगल हो गया 0। तो अगर मैं एक्सियल पोजीशन की बात करता हूं तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। लेकिन अगर मैं इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करता हूं, यहां पर ये ऐसे जनरल केस है, ऐसे कर दिया मैंने 90 डिग्री, देखिए
ये 90 डिग्री बन गया। तो अगर मैं इसको एंगल को इस तरीके से 90 डिग्री बना देता हूँ तो ये बन गया इक्वेटोरियल केस। यानी कि अगर हम दूसरा केस करना चाहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री। एक्सियल के लिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लगा दो और इक्वेटोरियल के लिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लगा दो और उससे वेरीफाई कर लो। और देखो करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे करते हैं वी एक्सियल के लिए, ठीक है। एक्सियल का फॉर्मूला बनेगा के पी कॉस, यहाँ लिखा है थीटा। एक्सियल के केस में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0, ठीक है, कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू 1, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, तो ये बन जाएगा डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और कॉस 0 की वैल्यू यहाँ पे 1 और ये बन गया के पी। और यही आंसर हमारा आया था पहले वाले केस में। नोट करिए आप, जो आपने नोट्स बनाए होंगे उसमें आपको मिलेगा ही, अभी जो आपने चेक किया था। इसी तरीके से इक्वेटोरियल के लिए अगर हमको कैलकुलेट करना हो तो थीटा की वैल्यू हमें क्या लगानी पड़ेगी 90। यहाँ हो गया के पी ऐसे लिखा है, यहाँ बन गया कॉस 90 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90। कॉस 90 की वैल्यू हो जाती है 0। अब 0 से अगर किसी चीज़ को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा 0। और यही हमने अभी करा था कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ड्यू टू अ डाइपोल कितना आया था 0। तो जनरल केस इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उससे आप ये वेरीफाई करते हैं कि एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन का क्या आंसर आपका ठीक आ रहा है। तो तीनों फॉर्मूलेज आपको मैंने समझाने की कोशिश करी, होपफुली आपको समझ में भी आ गया होगा। प्लीज़ अपने नोट्स बना लीजिए और अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार रिपीट करिए क्लास को। थैंक यू।